अब हमारा जो टॉपिक है वो है शक्ति की अवधारणा। राजनीति विज्ञान में शक्ति की अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव के सार्वजनिक व्यवहार को निर्धारित करने वाले और राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों में मूल जो रूप में दिखाई देता है वो निश्चित रूप से शक्ति है। राजनीति विज्ञान के जनक कौटिल्य ने दंड शक्ति, जो कि शक्ति का ही पर्याय है, को राजनीति का मूल आधार माना है। उनका कहना है कि समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति ही है। बेकर ने राजनीति शक्ति से अपृथकनीय माना है, तो कैटलिन महोदय ने शक्ति का विज्ञान राजनीति को कहा है। रसल महोदय ने शक्ति को समाज विज्ञान की मूलभूत अवधारणा के रूप में माना है। मैकाइवर, बायस्टेड, विलियम ए रॉबिन्सन आदि ने भी ऐसे ही शक्ति को महत्वपूर्ण तत्व स्वीकार किया है। शक्ति मानव जीवन की आवश्यकता है। यह राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन की अनिवार्य शर्त है। इसे राजनीतिक व सामाजिक दोनों क्षेत्रों से पृथक नहीं किया जा सकता। नियंत्रण के रूप में यह सुरक्षा, शांति, व्यवस्था, न्याय, स्वतंत्रता आदि के लिए आवश्यक है। रॉबर्ट ए डेल के अनुसार शक्ति के अध्ययन की प्रमुख कठिनाई यह है कि इसके अंतर अनेक अर्थ होते हैं। वस्तु स्थिति यही है और शक्ति को विभिन्न विचारकों ने अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। शक्ति की कुछ परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों द्वारा हम देखते हैं। रॉबर्ट बायस्टेड के अनुसार शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। तो मैकाइवर महोदय का कहना है, शक्ति होने से हमारा अर्थ व्यक्तियों या व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने, विनियमित करने या निर्देशित करने की क्षमता है। मॉर्गेनथाउ के अनुसार शक्ति का प्रयोग करने वालों तथा उनके बीच जिन पर इसे लागू किया जा रहा है एक मनोवैज्ञानिक संबंध होता है। शक्ति में वह प्रत्येक वस्तु सम्मिलित होती है जिसके माध्यम से व्यक्तियों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है तथा उसे बनाए रखा जाता है। ग्लॉडहैमर तथा सिल्स के अनुसार एक व्यक्ति को उतना ही शक्तिशाली कहा जाता है जितना कि वह अपने लक्ष्यों के अनुरूप दूसरों के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। ऑर्गेन्स्की के अनुसार शक्ति दूसरों के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। बहुत ही सटीक और स्पष्ट और समझ में आने योग्य परिभाषा है ये कि शक्ति जो है वो दूसरों के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। आज हम देखते हैं कि हमारा जो 15 अगस्त का राष्ट्रीय पर्व जो मनाया जाता है, 26 जनवरी का जो राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है, उसमें हमारे सैनिकों का अगर प्रदर्शन भी दिखाया जाता है। उसका यह कारण है कि एक राष्ट्र जो भारत राष्ट्र है वो दूसरे राष्ट्रों के ऊपर अपना एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है। तो उन लोगों को हमारी शक्ति का अंदाजा भी होने लगता है।
आप देखो कि छोटा सा उदाहरण, बिल्कुल क्लास में सभी बच्चे टीचर के नहीं होने पर एक अराजक स्थिति पैदा कर देते हैं, और जैसे ही क्लास की तरफ टीचर को आते हुए देखते हैं तो स्टूडेंट सारे अपनी यथावत जगह पर बैठ जाते हैं, निर्धारित जगह पर बैठ जाते हैं, और उन्हीं के सब्जेक्ट का बुक्स निकाल कर भी बैठ जाते हैं। तो उन्होंने उसको ऐसे नहीं कहा कि आप ये चीज़ करो या ये मत करो, लेकिन उनकी जो शक्ति थी, मनोवैज्ञानिक प्रभाव जो उन्होंने डाला, तो स्टूडेंट्स वहाँ उसी के अनुरूप कार्य करने लगे। तो दूसरों के मनोभावों को, मनोव्यवहार को या आचरण को ऐसा बनाना कि जो अपने लक्ष्य के अनुरूप हो। जैसे टीचर ये चाह रहा था कि शांतिपूर्ण ढंग से बच्चे पढ़ाई करें, और बच्चे ने उनके आने पर ऐसे शांतिमय व्यवस्था रखी, तो इसका मतलब यह है कि उनके दोनों के बीच में जो पक्षों में घनिष्ठ संबंध था और उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ा। तो दूसरे पक्ष को प्रभावित कर उससे ऐसे कार्य कराए जाए जो उसके अनुकूल हो, अपने खुद के अनुकूल हो। वास्तव में शक्ति मानव जीवन की एक सरल तत्व होने के स्थान पर बहुत अधिक जटिल है और मैकाइवर के अनुसार बहुपक्षीय तत्व है। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल पर कुछ शक्तियां हैं, तो यह कथन पूर्णतः निरर्थक न होते हुए भी बहुत कुछ उपयोगी नहीं है। तो शक्ति का सही रूप जानने के लिए अनेक बातों का उल्लेख करना होगा। प्रधानमंत्री की शक्ति का स्रोत, क्षेत्र एवं आधार क्या है? मंत्रिमंडल पर अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा कौन कौन से साधन अपनाए जाते हैं? मंत्रिमंडल की उनकी शक्ति की मात्रा कितनी है, तो यह शक्ति कितनी व्यापक है? तो शक्ति के बारे में हम 3 बातों का उल्लेख करेंगे। पहली बात, राजनीतिक शक्ति की धारणा करने वालों में उच्च अधीनस्थ संबंध प्रकट होना स्वाभाविक है। पहली बात, उच्च अधीनस्थ संबंधों का प्रकट होना स्वाभाविक है। दूसरी बात, राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अंततोगत्वा सामान्य जनता पर होता है और उसे जनता का प्रयोग करने वालों की बात माननी होती है। राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अंततोगत्वा सामान्य जनता पर होता है और सत्ता का प्रयोग करने वालों की बात माननी ही होती है। तीसरी बात, राजनीतिक शक्ति मनोवैज्ञानिक संबंध स्पष्ट करती है या प्रकट करती है, न कि भौतिक संबंध। तो राजनीतिक शक्ति क्या करती है? मनोवैज्ञानिक संबंधों को प्रकट करती है। तो ये तीनों ही बातें राजनीतिक शक्ति के संबंध में हम कह सकते हैं। अब हम देखेंगे शक्ति के आयाम। शक्ति के जो आयाम है वो है वास्तविक शक्ति, उपकरण के रूप में शक्ति, संबंध के रूप में शक्ति। तीनों बातें जो हमने अभी देखी थी वही है फिर आता है शक्ति के अर्थ और परिभाषा हमने देखी, वो निम्न रूप में सामने आती है, कुछ रूपों में सामने आती है। जैसे हम देखते हैं, प्रभाव प्रक्रिया के रूप में मानवीय आचरण में परिवर्तन लाने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। प्रभाव प्रक्रिया के रूप में मानवीय आचरण में परिवर्तन लाने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। नंबर 2, शक्ति को बल प्रयोग के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, नियंत्रण के रूप में।
मॉर्गेनथाउ और कैटलिन ने शक्ति को नियंत्रण के रूप में प्रयोग किया है। नंबर 4, सामान्य प्रवृत्ति के रूप में। हॉब्स ने शक्ति को सामान्य प्रवृत्ति के रूप में ही प्रयोग किया है। संभावना के रूप में। शक्ति के प्रयोग की संभावना इतनी कारगर सिद्ध होती है कि विरोध के बावजूद ये अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकती है। फिर है संकल्प के रूप में। फिर है निहित अर्थों के रूप में। फिर है साझेदारी के रूप में। लॉसवेल ने शक्ति को साझेदारी या अंतर्व्यक्तिगत संबंध कहा है। सहमति और सहयोग के रूप में और मूल्य के रूप में। मूल्य के रूप में सही, सत्य और न्याय ऐसे मूल्य हैं जो महान शक्ति के प्रतीक हैं। चार्ल्स पेयर्स ने कहा है कि सत्य और न्याय अक्सरतः विश्व में शक्तिशाली शक्तियां हैं। अब हम देखेंगे कि शक्ति के स्रोत कौन से हैं, सोर्सेज ऑफ पावर, अगले वीडियो में।